चलिए आज का जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लगा हुआ है। पटवारी के लिए धांसू क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है जो आपको लगातार मिल रही होगी, और आप जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आवाज क्लीन है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए पहला प्रश्न, खम्ब स्वांग खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। आंसर भी आ गया फर्स्ट, बी 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 बी, बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर बा। जय हिंद है भाई, जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ सभी को। चलो तो ये किससे संबंधित है? सभी के आंसर एकदम सही, कोरको जनजाति। वाह क्या बात है, आज तो मतलब धुआंधार परफॉर्मेंस, पहले ही क्वेश्चन में छक्का, पहले ही बॉल पे सिक्सर। कोरकू जनजाति से संबंधित है खमस्वान। दोस्तों आप हम लोग जानते ही हैं कि दशहरा में रावण मारा जाता है और पूरे देश में ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन कुछ जनजातियां और कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो ये जनजाति वैसी ये मेघनाथ की पूजा करती है। गांव के बीचों बीच एक मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है दोस्तों, और उसी के आसपास जो है नृत्य और गायन करते हैं। पुरुष ही जो है वो स्त्री की मुद्रा धारण करते हैं, स्त्री वेश धारण करते हैं, और बढ़िया से नृत्य गीत का भव्य आयोजन किया जाता है। तो आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर होगा बी, सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंजा गीत है, लेजा लेजा गीत नहीं है, ये लेंजा गीत है। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपके सामने है, लेंजा गीत है दोस्तों, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। दूसरा छठी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तीसरा है होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। या चौथा है किसी भी अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। चलिए धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो बढ़िया से आप लोग जवाब दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा अभी आया, 2D, ओके, 2A अच्छा सेकंड प्रश्न से ही थोड़ा दिक्कत चालू, 2D, A B D B A, चलो C बस बचा हुआ है। नेंग नांगर कंप्लीट करो, फिर इस पर चर्चा करते हैं। 2D, विवाह के अवसर पर। चलिए तो दोस्तों लेंजा गीत जो है विवाह के अवसर पर नहीं, हमारा राइट आंसर है किसी भी अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और उसमें बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है एक शब्द जो मैं आपको एज इट इज दोहरा देता हूं, क्या, कि जब मूड बन जाता है गाने का तभी गाइए। क्लियर है, तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। गुड इवनिंग है भाई सभी को, बहुत सारा गुड इवनिंग, तो मूड के ऊपर डिपेंड है। मूड बन गया गाइए नाचिए, अब तो वैसे भी सभी लोग करते ही हैं। तो सेकंड का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भूपदेव सिंह किस वाद्य यंत्र में सिद्ध हस्त थे? जल्दी से बताएंगे राजा भूपदेव सिंह। इसी के साथ लगा हुआ एक और क्वेश्चन मैं दाग दे रहा हूं, भूपदेव सिंह किस क्षेत्र से राजा थे? दोस्तों ये भी बताएंगे, भूपदेव सिंह किस क्षेत्र से राजा थे। हाँ ठीक है, सभी सेकंड क्वेश्चन का हो गया, थर्ड क्वेश्चन में आ गए हैं, तो जल्दी से इसका जवाब दे। धमाकेदार सीरीज, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। गा कर बताऊं? नहीं, थोड़ी देर रुकिए, डांस वांस करके भी बता देता हूँ, कुछ नहीं होता। अच्छा नाम भी लूं? नो आइडिया, धुंधला सा वीडियो, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ से क्लियर है जी। चलिए तो यहाँ पर राजा भूपदेव सिंह जो है दोस्तों, ये है रायगढ़ के राजा थे। ठीक है, तबला में जो है वो सिद्धहस्त थे। इन्होंने ही रायगढ़ में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। अब ये मैं अपने से नहीं ले रहा हूं, जहां से
पीएससी आंसर लेता है, वहीं से ये मटेरियल उठाया गया दोस्तों। तो तबला में सिद्ध हस्ते राजा भूपदेव सिंह, और इसने जो है वो गणेश उत्सव रायगढ़ में प्रारंभ किया, रायगढ़ के राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है बी तबला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताएंगे निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रायगढ़ के राजा थे भूपदेव सिंह जी, बढ़िया यदुवंशी जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रवेली नाच पार्टी सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। अच्छा सुमेलित नहीं है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। हाँ पटवारी आ गया है, तो आप बिल्कुल दोस्तों 1 मिनट भी जो है आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए। 4 का डी आंसर आ रहा है, 4 का बी आंसर आ रहा है, 4 का सी आंसर आ रहा है, सी डी सी। ओके बढ़िया, चलो क्या बात है। जीतन राम मांझी, एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद की थी जब वे पढ़ाई करते थे, जब वे कोई भी काम करते थे। ठीक है, चारों इंद्रियां 4D ACBD आ रहा है। चलिए देखिए, रवेली नाच पार्टी दोस्तों दुलार सिंह मंदराजी एकदम करेक्ट है, आप सभी को पता है। और ये जो है स्थापना हुई थी 1928 में। हिंदुस्तान थिएटर हबीब तनवीर, ये भी करेक्ट है 1954 में। ठीक है, और उसके बाद सोनहा विहान दोस्तों ममता चंद्राकर, नहीं है जी ममता चंद्राकर नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर जो है सोनहा विहान की जो स्थापना संस्थापक थे ये थे ममता चंद्राकर के पिताजी। अब इनके पिताजी का नाम बताइए, जल्दी से छाप दीजिए, इनके पिताजी का नाम क्या था धड़ल्ले से? रायपुर लोक कला मंच, PR राव, ये बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम जल्दी से छाप दीजिए। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएंगे भाई, ममता चंद्राकर के पिताजी का नाम बताओ। चलिए तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला दिया हूं, जल्दी बताएंगे। पहला, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं से कौन सी घटना अंतिम थी? चलिए कौन सी घटना जो है दोस्तों अंतिम थी, बताइए। महासी चंद्राकर, बढ़िया छाप दिया दाऊ महासी चंद्राकर, क्या बात है। चलो तो उसके सोना अभियान के संस्थापक कौन थे? दाऊ महासी चंद्राकर थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, दाऊ महासी चंद्राकर। एक बात और, जिन लोगों को PDF चाहिए वे जो है वो क्या करें, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं से कौन सी घटना अंतिम थी? तो होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह। जल्दी बताएंगे फिर डिस्कस करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी। 5D का 5, चलिए 5 का A, वेरी गुड, क्या बात है। अब इसके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, जिनको ये सारी डेट्स याद नहीं होंगी। दाऊ महासी चंद्राकर जी, 5 का B, 5 का C, BACDDD सर, बढ़िया। चलो अब मैं ही बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है 1916, ठीक है, किसने? तो बाल गंगाधर तिलक, किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट, किसने? एनी बेसेंट, दो लोगों ने इसको जो है होम रूल का क्या किया था, नेतृत्व किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है 5D होना चाहिए। ओके चलो, खिलाफत आंदोलन, तो ये सितंबर 1919 दोस्तों, सितंबर 1919 सितंबर, खिलाफत आंदोलन शौकत अली। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये तो सबको पता होगा 13 अप्रैल
1919, ठीक है। मोपला विद्रोह दोस्तों, मोपला विद्रोह 1923। तो निम्नलिखित घटनाओं की कालक्रम की दृष्टि से कौन सी घटना अंतिम है, ये पूछा था। तो ये पूछा था, तो मोपला विद्रोह अंतिम है दोस्तों। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में मुस्लिम जनजाति, जो वहां पर मोपला जनजाति थी, मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों से संबंधित थी। और वहां पर जो है वो धर्म फिर के लिए युद्ध होना चालू हो गया, मतलब विद्रोह होना चालू हो गया। बहुत हजारों जो है वो हिंदू वहां पर मारे गए थे दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? अंतिम मोपला विद्रोह। अब एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये एनी बेसेंट कहाँ की थी? होम रूल आंदोलन जो है वो कहां से प्रेरित कहां से था? तो ये प्रेरित था दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से। आप सभी को पता है एनी बेसेंट क्या थी? आयरिश महिला थी। तो यहां से जो है वो लिया गया था 1923। सभी का जवाब अब मैं तो देखा नहीं, लेकिन आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, और आयरलैंड से दोस्तों इन्होंने फिर वहां का जो होम रूल आंदोलन चलाया गया, वहां पर देखे कि कैसे वहां होम रूल आंदोलन, होम रूल मतलब अपने घर में अपना शासन हो दोस्तों। होम मतलब अपना घर, और रूल मतलब शासन। तो अपने घर में हम अपना शासन चलाएंगे, ना कि अंग्रेजों का। इस प्रकार से जो है वो बेस लेकर एक आंदोलन किया गया था आयरलैंड में, और उसी को ही लेकर फिर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया। मेन जो थे एनी बेसेंट ने साले साम्राज्य में, और मतलब पूरे भारत में, बाल गंगाधर तिलक ने 2-3 राज्यों में ही ये किया था। सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से रखिए दोस्तों, ठीक है। एक एक डेट्स ही आपको पूछे गए हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह पैदल यात्री थे। 78 सत्याग्रहों से यह आरंभ हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल थे। इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। क्वेश्चन आपके सामने है। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। सभी को ज्ञान दिला दे और सभी की नैया पार लगा दे, माता पिता के नाम को रोशन करा दे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जज्बा और जुनून के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लें। असत्य है, असत्य है को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। असत्य है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। असत्य है। चलिए धड़ाधड़ आंसर चालू हो गया, थोड़ा सा मैंने सुधारा है, उसके बाद बताएंगे। हाँ अब जो है आप आंसर करेक्ट करें अपना। छाप दीजिए। जय हो जय हो जय हो जय हो भाई। 6 C C C B D D D D C, मतलब बहुत सारे सी और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए 24 लोग थे, कहाँ से सर? ऑल ऑप्शन आर राइट, बढ़िया, वेरी गुड। दिस टाइप ऑफ आंसर इज, सभी कथन सही लग रहा है, बढ़िया। चलिए सभी कथन सही नहीं है जी। वह यात्रा पैदल थी, बिल्कुल पैदल ही थी यार। घोड़े, रथ, हाथी का तो प्रयोग हुआ नहीं, जिप्सी विप्सी बीएमडब्ल्यू में तो गए नहीं थे, है ना। तो पैदल ही थी, तो ये स्टेटमेंट तो सभी को पता है, और दांडी यात्रा से रिलेटेड भी सभी को पता है, ठीक है। यहां से याद रखेंगे 78 सत्याग्रह से यह आरंभ हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई थे। तो आपको ये लग रहा होगा हिंदू थे, मुस्लिम थे, और एक ईसाई पत्रकार था, उसका नाम
मैं शायद भूल रहा हूं, तो उसका एक ईसाई पत्रकार भी साथ में था। और ये एक प्लस एक गांधी जी थे और 78 सत्याग्रही जो थे। तो यहाँ 78 सत्याग्रहियों की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बात करें तीसरे ऑप्शन की, इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। बिल्कुल इसका लक्ष्य जो था वो नमक कानून का उल्लंघन करना था, तो ये भी हमारा जो है वो सत्य कथन है। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, पीछे जाइए, देखिए महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक नहीं बनाया था। नमक ऑलरेडी था, उसको हाथ में लेकर उसको तोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। भैया हम सविनय विनय के द्वारा आपकी आज्ञा का अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। ठीक है, तो तोड़ा था, बनाया नहीं था, ऑलरेडी वो बना हुआ था दोस्तों। क्लियर? तो हमारा आंसर है 6 का डी। क्लियर है सभी का, जितने लोग कंफ्यूजन में थे? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने इजाद किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पाकिस्तान, हाँ मिलर, बढ़िया। एक किसने? ईश्वर जी ने। हाँ मिलर जो पत्रकार था दोस्तों, ये सही आंसर दिया, मेरे दिमाग से उड़ गया था, वो उसके साथ में था। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद लाल ईश्वर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने इजाद किया? जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, बताएंगे भाई? डी। 100% श्योर भी छाप दिए, डी। चलो धड़ा धड़ लगा दो, सी, 7 डी, बी। वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है। अच्छा लगता है कि कुछ बहुत सीरियसली पढ़ाई भी की है पाक में पूरे। बड़े बहुत से लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो एम ए जिन्ना तो दोस्तों 1913 में जुड़े थे ये मुस्लिम लीग से। 1904 से ये थे कि इसमें कांग्रेस में, उसके बाद जुड़े। सर सैयद अहमद खान, इसने 1875 में मुस्लिम स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की जो है वो स्थापना की थी, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। और यही स्कूल बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आप सुनते हो, बाद में यही चलकर अलीगढ़ जो है वो मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो ये इसके संस्थापक, पहले अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल था, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दोस्तों। 1875 में मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। बात करें रहमत अली, तो इन्होंने दोस्तों 1933 में एक पम्पलेट जारी किया था। ये कैम्ब्रिज के जो है वो छात्र थे, कैम्ब्रिज आप सभी जानते हैं कि छात्र थे। इन्होंने एक पम्पलेट जारी किया था, और इस पम्पलेट में लिखा था दोस्तों क्या? नो और नेवर। ठीक है, स्पेलिंग आप गलत होगा, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और इस पम्पलेट में दोस्तों इसने जो है पहली बार पाकिस्तान के नाम का जिक्र किया था। इसने उस समय उसकी भावना जो थी, जो ये पाकिस्तान नाम इसने लिखा था दोस्तों, वो उसकी भावना थी पाकिस्तान में पंजाब और भी जो वहां पर राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उनको मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो लिखा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। बहुत लोगों का नॉलेज अच्छा है, बहुत डेप्थ में पढ़ रखे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत जल्दी आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई?
चलिए, महिलाओं को इसको बिल्कुल जानना चाहिए और सही जवाब आना चाहिए। बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, सुनिधि राय और अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। ताबड़तोड़ सीरीज के लिए तैयार सभी? हाँ जी, चलो चलो जवानों, खून में उबाल आनी चाहिए और सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए डी बी ए सी डी डी ए बी। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का बहुत बढ़िया जवाब है। सॉरी सर, किस लिए सॉरी, किसमें कंफ्यूजन है? चलिए बताइएगा। ए डी डी नहीं है सर। चलिए, ये है हमारा आंसर है बीना दास। महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो इस हिसाब से तो आपको बिल्कुल इसको याद रखना चाहिए। बीना दास, ठीक है। बीना दास ने दोस्तों वहां पर गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को जो है वो उस समय महिला ने गोली मारी थी, ध्यान रखेंगे। और एक और नाम याद रखेंगे, सुनिधि रॉय। सुनिधि राय ने इससे 2-3 महीने पहले दोस्तों दिसंबर 1931 को इसने भी एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारा था। बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर ऐसे ही सब लोग हिम्मत हार जाते तो आज जो मुकाम हासिल किया है वो नहीं कर पाते। अब्दुल कलाम को 3 दिन मिला था अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अब्दुल कलाम की जीवनी आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं सर, धन्यवाद। तो मैं क्या बोल रहा था, उनको 3 दिन मिला था अब्दुल कलाम जी को, प्रोजेक्ट उनका रिजेक्ट हो गया था। और वो 3 दिन को अपना टारगेट बना के दोस्तों तीसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया था। रात रात भर जगे थे, 2 घंटा सोए थे सुबह। उसके बाद फिर मैं कभी जीवनी पर चर्चा करूंगा तो उसको जरूर बताऊंगा। आज ध्यान रखेंगे, कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। आपका जो है वो क्या मांगता है दोस्तों, मेहनत मांगता है, ठीक है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे से आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उतनी अच्छी खुशियां मिलेंगी और वो खुशियां जीवन भर के लिए होंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चाउर चबाना मुहावरे का अर्थ है? अरे कोई नॉलेज नहीं है भाई मुझे, जो पढ़ा हुआ है मैंने भी पढ़ा है अपने गुरुजनों से, कुछ कुछ जो मेरे माइंड में है वही सब आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी चाहते हैं तो आप भी अगर पढ़ते जाएंगे आपकी भी नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई आप जैसा ही साधारण इंसान हूं, मैं भी रोज सीखता हूँ, नई नई बातें जानने की कोशिश करता हूँ। रसिया और यूक्रेन का मैं कितना सारा आपको करवा दूं भाई, आपके कोर्स से रिलेटेड करवा दे रहा हूं। बाकी फिर कभी बात करेंगे, बात करने के लिए हमारे पास समय है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डी 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 आंसर आना स्टार्ट हो गया। सी डी ए सी डी, सोच में पढ़ना, डी 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 डी, बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर है दोस्तों चाउर चबाना। चाउर चबाना मतलब दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा सौगंध खिलाना। क्या होता है? सौगंध खिलाना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। गांव वाले होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे चाउर चबाना मतलब क्या होता है, सौगंध खिलाना होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोथना ओरमाना मुहावरे का अर्थ है? थोथना ओरमाना मुहावरा है दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताएंगे। थोथना ओरमाना मुहावरे का अर्थ है? चाउर चबाना हो गया, थोथना उर्माना, थोथना को उर्मा दीजिए। पहले तो थोथना आपको पता होना चाहिए, थोथना क्या होता है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और ये अधिकतर सभी लोग करते हैं, ये भी आपको हिंट दे दे रहा हूं।
चलिए, जी कंप्यूटर अनिवार्य है पटवारी के लिए। चलिए, सी 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 डी सी ए सी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही है। थोथना मतलब होता है दोस्तों चेहरा। चेहरा को क्या बोलते हैं? थोथना। थोथनल कार और माँ देहस। आप अगर गांव में रहते होंगे जानते होंगे, मेरी दादी भी हमेशा बोलती है, ते काल थोथनल और माँ बैठे हंस रहे। मतलब नाराज होना। क्या था? नाराज होना। कोई चीज मांगते थे, घर में नहीं देते थे तो सर को ऐसे उदास मुंह लटका के बैठ जाते थे, उसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थोथना और माना कहते हैं। ठीक है, नाराज होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, रेखांकित पद के परिचय के संबंध में संगत विकल्प को चुनिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ये है रेखांकित पद दोस्तों, मैंने रेखांकित कर दिया है। और इसका जो है परिचय, पद परिचय देना है। आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़े से अच्छे लेवल में आएंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले। आपके जितने भी प्रश्न है दोस्तों, मैं अभी प्रश्न नहीं ले रहा हूं, आप सभी अपना प्रश्न तैयार रखें, मैं जान रहा हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएससी वाला, मैं उसको बताऊंगा। हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में, सभी के मैं जो है वो क्वेश्चन ले लूंगा। जितनी भी आपकी क्वेरीज है मैं लास्ट में लूंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अपने सभी प्रश्न को करिएगा। ठीक है, चलिए। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, रेखांकित पद के परिचय के संबंध में संगत विकल्प को चुनिए। पहला, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। आप सभी को पता है क्या होता है। सभी में जातिवाचक है तो ये जातिवाचक संज्ञा तो होगी ही। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा। डी सी ए, डी सी बी, सी बी, सी सी बी। अच्छा, बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों, किसी किसी का ही सही आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए। माँ बच्चे को, बच्चा मतलब दोस्तों बच्चे की क्या है? ये जाति है, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा तो है, क्लियर है। बच्चे एक वचन होगा, बच्चों होता तो क्या होता? ये बहुवचन होता। बच्चे हैं मतलब क्या है दोस्तों? ये एक वचन है, तो जातिवाचक होगा, एक वचन होगा, तो ये एक वचन वाले तीन आंसर हैं। ठीक है, अब क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाले अब अलग कर दीजिए। तो पुल्लिंग वाले कितने हो गए? ये एक हो गया और ये दो हो गया। ठीक है, तो ये पुल्लिंग वाले बच्चे आ और द। ठीक, इसके बाद क्या है? कर्ता कारक। अब को विभक्ति लगी हुई है दोस्तों तो कर्म कारक ही होगा, इतना तो मेरे ख्याल से आप आठवीं में पढ़े होंगे। तो ये वाला आंसर जो है हमारा राइट आंसर होगा डी। और जितने भी लोगों ने गलत जवाब दिया है उनसे थोड़ा सा मैं उम्मीद रखता हूं कि तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करें। ठीक है, बहुत इजी था। जातिवाचक संज्ञा एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। पद परिचय के संबंध में बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने था, लेकिन अधिकतर लोगों ने गलत जवाब दिया है, मुझे इसका बहुत ज्यादा खेद है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करें दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न थे। यही आपके जो है वो क्या बनाएंगे? नंबर्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग संगत है? फिर वही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं विराम चिन्ह वाले। तो विराम चिन्ह को दोस्तों आप लोग अच्छे से करिए, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग संगत है? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर करें फटाक से। सी, आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिए, सी आंसर आया है भाई। और भी जो है महानुभाव, कोई बात नहीं, यहां गलत होगा चलेगा, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था वैसे। डी, आंसर आना स्टार्ट। डी 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 डी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम आप, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपका क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा, अंतिम में ये सेशन समाप्त होने के बाद मैं सभी के प्रश्न लेने वाला हूं। तो सी सी बी, सी बी बी सी, बहुत सारा आ रहा है और इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, विराम चिन्हों को देखिए। विराम चिन्ह जो पत्र आज आया है
कहाँ है? यहाँ अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं किसी पद में, तब वहां अल्प विराम लगाते हैं दोस्तों। दो पद हो, दो उपवाक्य हो, उनको भी जोड़ने के समय जो है वो अल्प विराम, हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो पत्र आज आया है यहाँ पर थोड़ी देर के रुके अल्प विराम, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहाँ है? कहाँ है दोस्तों, ये क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, वो कहाँ है? तो ये क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य आना है। प्रश्नवाचक जो है विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्प विराम पूर्ण विराम लगा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ अल्प विराम है, यहाँ पूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यही ऑप्शन बी हमारा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। यहाँ पूर्ण विराम तो लग ही नहीं सकता, सेंटेंस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ठीक है, कहाँ है? वो जो आया है वो कहाँ है पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड है, तो ये भी गलत होगा। जो पत्र, ये तो बिल्कुल देखते ही गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला अल्प विराम पूर्ण विराम, तो जीवन में कभी आपसे गलत नहीं होगा, हम लोग उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। ऊंचाइयां नापनी है तो नाप दीजिए आप, जितनी ऊंचाइयां नापनी है। तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी टफ जरूर है, लेकिन उसको आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, रेखांकित पद में क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, 12 जा चुका है। जल्दी से इसका जवाब देंगे और अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, भले ही टाइम लगाइए आप लोग, लेकिन करेक्ट आंसर दे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके नंबर बनाने वाले प्रश्न हैं। ए आंसर आया है, 13 का ए आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ए आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए ए ए ए ए ए ए वेरी गुड, क्या बात है। दिख नहीं रहा है क्वेश्चन? अरे सभी को दिख रहा है भाई। ए ए ए छाप दिए, वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताइए, आप जहां पर बैठे हैं सभी के सभी, आपके आसपास गिलास या लोटा में कुछ पानी वानी रखा हुआ है? चुल्लू भर कम से कम। हाँ, सभी का ये आया, बढ़िया बढ़िया। चुल्लू भर पानी होगा आपके पास, पीने के लिए रखे होंगे। कोशिश करो डूबने का। हाँ, भाववाचक लिख के दे रहे हैं भैया, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा डूबने का कोशिश करिए। तो डूब पा रहे हैं क्या? समुदायवाचक, वाह। मतलब इस क्वेश्चन में तो किसी ने सही आंसर नहीं दिया, ए बिल्कुल गलत है भाई। ये जो ऊंचाइयां हैं वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, समझिए, सुनिए। ऊंचाई जो शब्द है, ऊंचाई जो शब्द देता, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नियम सुन लीजिए, नियम को याद रख लीजिए। ठीक है, नियम सुन लीजिए, नियम को याद रख लीजिए, सभी का आंसर गलत है। सुनिए, ऊंचाई अगर शब्द देता दोस्तों, तो ये शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल। लेकिन आप एक नियम यहाँ पर गांठ बांध के लिख लीजिए, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाता है, ठीक है, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, ऊंचाई भाववाचक है, लेकिन ऊंचाइयां जातिवाचक है। दूरी भाववाचक है, लेकिन दूरियां दूरियां क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। कहां से व्यक्तिवाचक आ गया? प्रभु प्रभु, थोड़ा सा रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या भाववाचक संज्ञा को जब भी बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और सामने आपके फ्लैश हो रहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किताब किस भाषा का शब्द है? किताब किस भाषा का शब्द है? धन्यवाद। सर, नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम भी लिंक है, सभी के सभी आप उसमें अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों।
इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लास्ट में आपके क्वेश्चनों का मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप इसमें बैक टू पवेलियन आ जाइए और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। किताब किस भाषा का शब्द है? 14 का आंसर आने स्टार्ट हो गया। ए, डी, बी, अरबी, ए डी बी डी, ए वेरी गुड, क्या बात है, ए बी ए। चलो, लगभग इसमें बहुत सारे लोगों का आंसर सही है दोस्तों। ये अरबी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। आप 10-10 कम से कम ये जो है विदेशी देशज भाषा को पढ़िए, और इसका एक नियम होता है, उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें आसान हो जाएगी दोस्तों, और आपको जरूर नंबर दिलाकर जाएंगी। छत्तीसगढ़ी शब्द जपर्रा का अर्थ है, जपर्रा का अर्थ है नाम जपने वाला, चपटी नाक वाला, अधिक सोने वाला, अधिक उछल कूद करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। छत्तीसगढ़ी शब्द जपर्रा का अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। छत्तीसगढ़ी शब्द जपर्रा का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से करें दोस्तों, समय कम है। सी, 15 का सी, सी 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 सी, ए सी, ये सभी जितने हैं, डी डी डी, सी 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 तो छाप दिए हैं। क्या बात है, जितने भी सी वाले हो सभी जपर्रे हो, ये बात एकदम सत्य साबित होता है। हाँ, जितने भी सी आंसर वाले हैं वो सभी क्या हैं? जपर्रे हैं। हाँ, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, इसीलिए सबको पता है अधिक सोने वाला दोस्तों, ये होगा हमारा आंसर। अधिक सोने वाला क्या कहलाता है छत्तीसगढ़ी में? उसको क्या कहते हैं? जपर्रा, और सभी के सभी जपर्रे हो गए। सोना तो किसको प्रिय नहीं है, और खासकर स्टूडेंट लाइफ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय नाम और राज्य, ये दोस्तों वर्षा, वर्षा जो होती है, पवन के साथ जो वर्षा आती है, उसका स्थानीय नाम है नार्वेस्टर, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम और आम्रवृष्टि, और ये उसके संबंधित राज्य हैं। और इससे आप लोगों को मैच करवाना है। सर मैं ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ी नहीं सुने हो तो सुनोगे। और यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा जब डिस्कस करूंगा मैं, तब तो गहरी मता दूं, बिल्कुल माटी चिखला घोलन घोलन के गहरी मताबो। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। मैं दोस्तों ये नहीं जान पाता कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी कितनी आती है, नहीं तो मैं बहुत सारे छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग करूं। वैसे बहुत सारे प्रचलित शब्दों से आपका परिचय करवाते जा रहा हूं। चलिए, सी, 16 का आंसर सी आया है, सी आया है, सी। पता नहीं मुझे भी भाई, इसका आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। सी जल्दी से दीजिए। सूत्रा बोलते हैं सूत्रा बोलते हैं, सूत्रा नहीं बोलते हैं भाई। चलिए, नार्वेस्टर दोस्तों, ये नार्वेस्टर जो है वो वर्षा के पूर्व जो तेज हवा चलती है, बारिश का जो वर्षा की बूंदे लेकर जो तेज हवाएं चलती है, जो विनाशकारी होती है, उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर वो। और ये हवाएं जो है वो उत्तर पूर्व की ओर जो है वो चलती हैं, विनाशकारी हवाएं होती हैं। काल बैसाखी की बात करें, काल मतलब ये भी विनाशकारी शक्ति है, और बैसाखी मतलब बैसाख के माह में चलने वाली जो विनाशकारी हवाएं, उनको काल बैसाखी कहते हैं। और ये जो है चैत बैसाख, बैसाख मतलब चैत्र मार्च का महीना, बैसाख जो अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में चलने वाली हवाएं जो होती हैं, और ये चलती हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों, इसको याद रखेंगे। सर बोला थे छत्तीसगढ़ी बोले बार, बहुत बहुत बधाई। अपनी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी ला जानना जरूरी है, चाहे कहीं लग जानो चाहे मत जानो। चलो, चेरी ब्लॉसम की बात करें दोस्तों, तो चेरी ब्लॉसम भी जो है वो वर्षा ऋतु से पहले, वर्षा से पहले जो होने वाली बरसात होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और ये चलती है कहाँ पर? कर्नाटक और केरल में। ये विनाशकारी तो होती है, लेकिन कुछ कॉफी और फूल, जब फूल के लिए ये क्या होती है?
देखिए भाई, क्वेश्चन ना करें प्लीज, मैं दिमाग मेरा भटक जाता है। चेरी ब्लॉसम, तो ये कर्नाटक में कॉफी और फूलों के लिए जो ये वर्षा होती है वो लाभदायक होती है। और आम्रवृष्टि की बात करें दोस्तों, ये आम के लिए वर्षा ऋतु से पहले होने वाली बारिश है। आम्रवृष्टि आम के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, दक्षिण भारत में होती है। आप मिला लीजिए, ए का थ्री वाले दो ऑप्शन है, बी का वन वाला एक ही ऑप्शन है, सी यही हमारा राइट आंसर होगा। तो जितने भी सी दिए हैं और अधिकतर तो तुक्के में दिए होंगे, तो इसको आप क्या करें, छाप दें, लॉक कर दें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत मृदा जलोढ़ मृदा है। लवणी मृदा को रेह मृदा, ऊसर मृदा तथा कल्लर मृदा भी कहा जाता है। केरल में पीट तथा जौ मृदा को रेगुर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में चावल की खेती की जाती है। असत्य कथन छांटना है, जल्दी से छांटिए, दिखा दीजिए कि आप में दम है और इस क्वेश्चन के आंसर देके बता दीजिए कि आपने पूरा तैयारी कर बैठा है। चाहे युद्ध कोई भी हो, हम तैयार हैं लड़ने के लिए दोस्तों। और आपको लड़ना ही है अपने आप से, अपने आप के लिए, ठीक है। सोना त्यागना पड़ेगा, घूमना त्यागना पड़ेगा, कौन क्या बोल रहा है इसको त्यागना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तुक्का नहीं मारे थे तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। 7 का बी डी बी सी बी डी ए बी सभी का आंसर आना, मिक्सचर आंसर आना स्टार्ट है। लगभग लगभग गलत है, लगभग लगभग गलत है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर ए। ये ऑप्शन ए की दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत मृदा जलोढ़ मृदा है, एकदम सही बात है। 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लवणी मृदा को रेह मृदा, ऊसर मृदा, कल्लर मृदा भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। केरल में पीट तथा जव मृदा को रेगुर कहा जाता है, ये असत्य कथन है। कना काली मिट्टी को ही दोस्तों रेगुर कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो है वो असत्य कथन, मतलब एक ही असत्य कथन है। जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती होती है, आप जानते हैं उत्तर भारत में हमारा चावल की खेती ज्यादा होती है, पूर्व में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें जलोढ़ मृदा की, तो चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, यही आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और इसको जरूर याद रखेंगे कि उनको कौन से अधिनियम के तहत जो है दोस्तों मत देने का अधिकार दिया गया था। जल्दी बताइए। जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 18, आंसर आना स्टार्ट। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सी, डी, सी 100%, डी डी सी सी बी सी सी, बढ़िया, क्या बात है, मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, गदगद, प्रसन्न है हम अति। चलिए तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1999 दोस्तों, ठीक है, हमारा आंसर होगा 1999। जब 1893 हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों जब क्या हुआ था कि मताधिकार देने की बात आई थी, तो सबसे पहले 1893 में चुनाव में मत देने, सर आज के क्लास में ज्यादा आंसर सी कर रहा है, तो ठीक, पहली बार जब मैं अब मैसेज ऑफ करूंगा जब तक क्लासेस चलेगी, लेकिन आप लोग का आंसर देखना रहता है।
पहली बार मत देने की जब बात हुई दोस्तों, तो यहाँ पर पैसे वालों को मत देने के लिए कहा गया। तो जमींदार जागीरदार जो थे या जो पैसे वाले थे अच्छे खासे, वही मत दे सकते थे। उसके बाद उसमें सुधार होते गया और कुछ कुछ सुधार हुए, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है वो महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। और वर्तमान में बात करें, आर्टिकल 26 में वयस्क मताधिकार है दोस्तों। तो जो वयस्क हो गया है, वे चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो दोस्तों, वो क्या कर सकता है, मत दे सकता है आर्टिकल 326 के अनुसार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। आप सभी बधाई के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 19 नंबर, जल्दी जवाब देंगे सभी मित्र। सी, सी आंसर आना स्टार्ट हो गया, बढ़िया। चलिए सीसा, सीसा, सी डी, सी डी, वेरी गुड। चलिए बहुत इसमें कंफ्यूजन है, सी आंसर आ रहा है, गलत है दोस्तों। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। 1919 में पहली बार जो है वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है 1900 उसी अधिनियम के आधार पर 1926 में दोस्तों एक सीपीएससी बना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद ये केंद्रीय था। ठीक है, उसके बाद बात करें 1935 में एक संघीय लोक सेवा आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया। 1935 में फेडरल पीएससी, इसको कहा जाता है संघीय लोक सेवा, क्या कहा जाता है, आयोग। ठीक है, पीएससी। सेकेंड अगर देखें, इस अधिनियम के द्वारा सही नहीं है छांटना है, तो ये तो सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है। उस समय जो भारत है छोटे छोटे राज्यों, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों सभी पूरे भारत को जो है वो जोड़ने का प्रयास किया गया। खैर मेरे से मैप अच्छा नहीं बनता है, तो मैं पहले से प्री बना के ही आपको समझाऊंगा। तो सभी प्रांतों को जो है वो जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जो देसी रियासत थे वो उनको छोड़ दिया गया कि वे चाहे तो संघ का हिस्सा रह सकते हैं या अलग रह सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, देसी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ा गया कि वे इस संघ का हिस्सा बने या नहीं बने। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों क्या है सही बात है। क्लियर है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। ठीक, तो कौन सा गलत है? इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था दोस्तों, वो फेडरल कोर्ट था। ठीक है, फेडरल हाई कोर्ट था, फेडरल कोर्ट आप समझ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वो होता है दोस्तों जहां से एक बार डिसीजन अगर दे दिया जाए तो उसे किसी भी जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वहां के डिसीजन को हम लोग जो है वो ब्रिटिश के जो ब्रिटिश प्रांत में जो कोर्ट था वहां पर इसको चैलेंज किया जा सकता था, वहां पर इसको चैलेंज किया जा सकता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल गलत है। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो है कोर्ट की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और यहाँ पर 4 सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज थे दोस्तों। पहला जज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मॉरिस ग्वेयर पहले जज थे, और अंतिम जज थे हीरालाल जे कानिया, जो 4 जज हुए थे उसमें। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से
समझिएगा। मैं और आएगा तो इस पर डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो हमारा आज का जो ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, भारत शासन है, सही नहीं है जानना था। ठीक, तो दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और कल भी हम लोग दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को वीडियो जो है बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक, तो कल और भी क्वेश्चन मैं बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने प्रश्न जो है आप रख सकते हैं।